सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पंजाब की निगरान काबीना ने अल अजीजिया रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। इस हवाले से सूबाई निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने तस्दीक कर दी है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त नवाज शरीफ की जानिब से दी गई थी। आमिर मीर का कहना है कि निगरान काबीना ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सजा मुअत्तल की। इसका हतमी फैसला अदालत ही करेगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई। सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुआफ करने का इख्तियार रखती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत से जमानत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत मंजूर हो गई। इसी से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन कौंसल हैं, हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून हैं और आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी भी मेरे साथ हैं। हारून रशीद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं आज अदालत में मामलात, नैब भी कहता है जी हमें कोई इतराज़ नहीं, पहले भी हम देख रहे हैं, तो इस पर जजेस ने भी हैरानी का इजहार किया। 5 साल क्या होता रहा? सर, आपके लिए भी हैरानी थी? पंजाब हुकूमत हो, पुलिस हो, वजारत खारजा हो, नैब हो, यानी सभी अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जितने केसेस हैं ना तो एतराज़ है और सभी हमें नजर आ रहा है कि पूरा प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल में जो नैब ने अपना एतराज नहीं किया, नैब का इस वक्त तो कोई रोल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अपील पेंडिंग है। और जब अपील पेंडिंग है और वो उसमें सजा हुए हैं, तो अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो उस अपील पे फैसला दे, चाहे उन्हें बंद करे चाहे उन्हें सजा बहाल रखे। लेकिन नैब का ऐसा रोल बनता नहीं है। अगर नैब बयान दे तो फिर भी कन्विक्शन हुई है और उस पर अदालत नहीं देखना है कि कन्विक्शन जो हुई है वो किस ग्राउंड पे हुई है, आया वो कन्विक्शन बनती थी या नहीं बनती थी। कन्विक्शन का इसलिए थोड़ा डाउट ये पाया जाता है कि उसी केस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर दोनों एक्वेट हो चुके हैं उन्हीं रेफरेंसेस में। तो अगर एविडेंस वही है और फिर उसका बेनिफिट मियां साहब को भी जाता है कि वो भी एक्वेट होने के चांसेस हैं जी। लेकिन ये तो रिकॉर्ड के मुताबिक अब हाई कोर्ट नहीं देखना है। अच्छा, वैसे ये भी अजीब बात है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। अपील में जाकर एहसास हो रहा है नैब को, पहले कन्विक्शन ऐसी खामखा करवा दी। अब हाफिज़ एहसान अहमद साहब, सर ये जो पंजाब हुकूमत ने जिस तरह से उनकी सज़ा मुअत्तल की है सेक्शन 401, ज़ाहिर आम लोग जानते नहीं है, जब कोई ख़ास आदमी आता है तभी इन चीज़ों का पता लगता है। तो ये सर हज़ारों कैदी होंगे पंजाब में, कोई भी ये सहूलत हासिल कर सकता है? हाफिज़ साहब, आपका शुक्रिया और आपने बड़ी अच्छी जो है वो ओपनिंग की है और बड़े एरियाज को आपने टच किया है। ये पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम, पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन सिस्टम जो है वो एक्सपोज हो रहा है आपके सामने कि किस तरह चीजें किस तरह मूव होती हैं और किस तरह स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। ये इसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा इसका एस्पेक्ट वो है लीगल एस्पेक्ट ये है कि जिस सेक्शन की तरफ आपने 401 किया है उसके अंदर जब 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया था तो फ्रॉम डे 1 ये सेक्शन मौजूद है और उसके साथ सेक्शन 426 सीआरपीसी का भी मौजूद है कि अगर कोई शख्स जो है उसे सजा होती है और उस सजा के खिलाफ अगर वो अपील करता है तो जो कंसर्न एपलेट कोर्ट है उसकी सजा को सस्पेंड कर सकती है। लेकिन ये साथ ही पार जो थी, चूंकि अंग्रेज का ये दिया हुआ निजाम था और अंग्रेज सारी चीजों को कंट्रोल भी करना चाह रहा था, तो साइमल्टेनियसली वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी अपने हाथ में रखना चाह रहा था। तो इसलिए उसने एक 401 सेक्शन इन्वोक किया या उसको इंट्रोड्यूस किया। उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक उसका एस्पेक्ट ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट जो है वो किसी भी शख्स की सजा जो है वो सस्पेंड कर सकती है अगर उसे कॉन्विक्ट किया गया हो, और दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि उसकी सजा को रिमिट कर सकती है यानी कम भी कर सकती है। ये तो एक है और उसका ये सुओ मोटो इख्तियार है, उसे किसी अदालत से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा उसके अंदर ये है कोई शख्स भी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक दरखास्त दे सकता है कि मेरी सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। अब इस वक्त जो केस चल रहा है वो उसकी कैटेगरी 2 है। इसको थोड़ा सा रिपोर्ट डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है। वो ये है कि मियां साहब की जो एप्लीकेशन थी वो फर्स्ट फेज के अंदर उसको अप्रूव किया है और अप्रूव करके लॉ ये कहता है कि अब उसको प्रिजाइडिंग जज के पास भिजवाया जाएगा और प्रिजाइडिंग जज
उसके ऊपर देगा और वो कमेंट्स वापस प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जाएंगे और डिस्क्रिशन फिर भी अल्टीमेटली जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ही आएगी कि इसका फैसला करे, और फैसला यही होगा कि वो सजा सस्पेंड। और मेरा ख्याल ये है कि वो स्ट्रेटेजी नंबर 2 पे चल रहा है कि स्ट्रेटेजी 1 ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजाएं सस्पेंड हो जाती हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर यही चीज सस्पेंड नहीं होती तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो 401 का इख्तियार करे। मेरा ख्याल ये है कि ये लीगल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि जो एक क्वेश्चन चल रहा है इसका कि मियां साहब को सजा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, ये उसके नीचे जो नैब कोर्ट्स है उसकी तरह आई है, तो ये कोर्ट लखपत जेल फिर बाहर चले गए, और अब पंजाब गवर्नमेंट का इख्तियार किस तरह इस चीज के अंदर आ गया है, तो ये भी हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय किया हुआ है। और उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है जब मियां साहब जो थे वो पहली दफा जब इन्होंने अल अजीजिया के अंदर उनकी सजा को सस्पेंड किया गया था, तो उसकी जो डिटेल रीजनिंग आई उसके अंदर उन्होंने 3 चीजें होल्ड की थी। नंबर 1 उन्होंने ये कहा कि ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, गवर्नमेंट किसी वक्त भी इख्तियार कर सकती है, बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा उन्होंने उसके अंदर होल्ड किया हुआ है ये जो सजाएं हैं ये सिर्फ खास के बल्कि नैब जो लॉ है उसके अंदर भी इसका इतलाक है, चूंकि वहां के ऊपर कोई चीज है नहीं है, सवाए एक है जो 101 के अंदर है कि प्रेसिडेंट जो है जिनको पार्डन करता है वो चीजें जो नॉन कंपाउंडेबल हैं उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नहीं आ सकती। तीसरा उसके अंदर ये होल्ड है वो ये है कि चूंकि कोर्ट लखपत जेल जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पंजाब गवर्नमेंट के पास है, तो पंजाब गवर्नमेंट इस चीज का तो ये चीजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की हुई हैं, और मेरा ख्याल ये है कि इस पर ना उसको नैब ने चैलेंज किया ना किसी और शख्स ने चैलेंज किया, सर जरूरत और नहीं वो चीजें हैं अब जो अच्छा आप सब मैं दोबारा आऊँगा आपके पास। आमिर ज़िया साहब, ये कानूनी पहलू पर तो हम बात कर रहे हैं कानूनी माहिरीन से, लेकिन सर इसका जो एक माशरे पर एक एस्पेक्ट होता है, आप माशाल्लाह इतने अरसे से दिहाइयों से सर सहाफ़त से वाबस्ता है और एक दानिश्वर हैं, ये जो एक तो ऐसा लगने से एक नाच हो रहा है, एक ड्रामा सारा चल रहा है कि हर इदारा जो काम कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन इसमें ये इंसानी माशरे पर या पाकिस्तान में या पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ लोगों के परसेप्शन पे क्या असर पड़ेगा कि फ़र्ज़ कीजिए मेरा और आपका कोई अजीज़ अगर पंजाब काबीना में है तो सर फिर हमें तो इजाज़त है या किसी और शख्स को इजाज़त है वो जाकर पता नहीं कत्ल भी कर दे, तो उसको पता होगा मेरा वहाँ रिश्तेदार बैठा है, सज़ा तो कम से कम। जी उसामा साहब, बात ये है कि इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि जो मतलब निगरान हुकूमत है और उसके मातहत जो इदारे हैं वो एक बड़ी खूबसूरत सिम्फनी की तरह इकट्ठे बज रहे हैं। सबको पता है कि कब कौन सा साज को बजना है, और बड़ा उसका जो बेनिफिशरी है वो माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब हैं। यकीनन ये जो फैसला किया है निगरान हुकूमत ने उनकी सज़ा को मुअत्तल करने का लजीजिया केस में, वो एक बहुत बड़ी फ़िक्र उन्होंने दूर कर दी नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मंडला रही थी। आपको याद होगा पहले ज़रा इस केस की अगर बात करें कि जी सब के 1.5 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था। केस ये था कि जो सऊदी अरब में उन्होंने मिल लगाई है उसके कहते हैं ज़राए कहाँ से है, आमदनी वो पैसे कहाँ से लेकर आए, और उसको उनको जस्टिफाई करना था। वो जस्टिफिकेशन आज तक नहीं दी गई है। और उसके साथ हिल मेटल का भी केस था। तो ये केस जो है मतलब है कि इस तरह का जो हमें पहले बताया गया था और हमें हमसे मुराद के सहाफ़ियों को बताया गया था, पूरी को बताया गया था, और यही तहकीकाती इदारे बताया करते थे कि जनाब ओपन एंड शट केस है और अब कोई मतलब है कि शवाहिद की ज़रूरत नहीं है, और उसी की रोशनी के अंदर जो है ये इन केसेस का फैसला भी हुआ था। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारी जो कानूनी पहलू उस पर तो हमारे पहले दो जो दोस्त थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से रोशनी डाली। सवाल ये कि इसका मैसेज क्या जाता है। एक तो मैसेज ज़ाहिर है कि अखलाकी है, और ये जो लोगों के अंदर आएगा कि जनाब क्या यहाँ पर कानून के 2 पैमाने हैं। हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल कानूनी तौर पे जो है सलूक किया गया हो, लेकिन एक तासुर ये जा रहा है कि उनके साथ ज़्यादा मेहरबानी हो रही है, और जो दीगर कैदी होते हैं, दीगर जो मुलजिम या मुजरिम होते हैं, उनके साथ जो है एहतिसाब का पैमाना कोई और है। और उसमें ये वाला पैगाम कि जनाब अगर आप बड़े आदमी हैं, आपका बड़े से मुराद असर रसूख है, आपके पास धन दौलत है, सियासी आपकी वाबस्तगियाँ हैं, तो आप जो है मतलब कानून एक कहते हैं ना मकड़ी के जाले की तौर पर आपके सामने होगा, और आप बड़े जानवर हैं तो उसको तोड़ के निकल जाएंगे, लेकिन छोटे मोटे जो जानवर इंसेक्ट्स जिसे कीड़े मकोड़े कहते हैं हम जैसे, वो उसमें पकड़े जाएंगे उस जाल के अंदर, और वो उससे निकल नहीं सकेंगे। और हमने यही होता हुआ बारहा देखा है। बात ये होती है कि निगरान हुकूमत का ये फ़र्ज़ है, ये उसका मैंडेट है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो नज़र आए कि जनाब वो वाकई गैर जानिबदार हैं।
हो सकता है कि उनके दिल किसी के साथ धड़कते हों, वाबस्तगियाँ हों, लेकिन कम से कम तासुर ये मिलना चाहिए कि जनाब आपकी किसी सियासी जमात के ऊपर आपका नजर करम नहीं है, और दूसरी तरफ जो है आपका कहते हैं ना कि सख्ती नहीं है किसी दूसरे की तरफ। यहाँ पर जो है जैसे कि आपने फरमाया कि लोगों में ये सवालात पैदा होंगे। मैं सिर्फ 2 जुमले में और कहूँगा कि यकीनन इस फैसले के बाद, सज़ा की मुअत्तली के बाद, जो मुस्लिम लीग है उनके जो चाहने वाले नवाज शरीफ साहब के, उनके दिलों में तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई होगी, लेकिन जो नाक़दीन है वो इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा जी, निगरां हुकूमत कितनी निगरां है और कितनी गैर जानिबदार है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये एक अखलाकी सवाल भी है, मॉरल क्वेश्चन है हमारे लिए। कानूनी पहलू तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन ये अखलाकी सवाल है कि हमारे यहाँ जो रियासत है या इदारे जो हैं वो कहाँ पर एक रेड लाइन लेकर आते हैं। ये क्या होता है कि एक वक्त वो शख्स जो है काबिल गर्दन जदनी होता है और दूसरे दिन जो है उसको ताज पहनाया जा रहा होता है। तो ये जो एक एक्सट्रीम है कि एक इंतहा पर होते हैं कभी हम, कभी दूसरे इंतहा पे होते हैं। या तो नवाज शरीफ साहब के साथ वाकई बहुत ज्यादती हुई है, या इस वक्त कानून के साथ ज्यादती हुई। ज़ाहिर है इस पर मैं और आप कुछ नहीं कह सकते, ये फैसला अरबाब इख्तियार और हमारे जजेस मौजूद अदलिया ने करना है। लेकिन जो मैसेजिंग है, जो तासुर है, वो बहुत ही मनफी है, और उससे लोग जो है मजीद दिल बर्दाश्त होंगे। हमारी सियासत में मजीद पोलराइजेशन बढ़ेगी, तलखी बढ़ेगी, पेचीदगियाँ बढ़ेंगी और तकसीम बढ़ेगी। तो किसी तौर पे निगरान हुकूमत को वो किरदार अदा करना है कि जहाँ पर उसकी गैर जानिबदारी पे कोई सवालिया निशान ना उठाए, वो कि अब लोग उठाने लगे हैं। जनाब हारून रशीद साहब, अब ये एक तो बिल्कुल बड़ा क्लियर पैगाम जाता है तमाम लोगों को, कानूनी पेचीदगियां तो नहीं समझते, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आपके पास हुकूमत आ गई तो फिर आपके सब केस माफ़ हो सकते हैं। असल चीज़ है हुकूमत, असल चीज़ है ताकत। ये अदालतें, ये पुलिस, ये कानून, ये आइन, ये ऐसे ही है खाम खा की चीज़ें। क्योंकि अब देखिए नैब ने तो इसका मतलब है 2 चीज़ें थी, क्योंकि कन्विक्शन दिलवा दी नैब ने, सजा दिलवा दी मियां नवाज शरीफ साहब को। अब अपील में मियां नवाज शरीफ आए हुए हैं और नैब कह रहा है हमें जमानत पर कोई इतराज़ नहीं, और जज साहब भी हैरान है, कहते हैं 5 साल फिर क्या करते रहे। तो सर ये तो एक अजीब बात है कि ये अरबों रुपया फिर इस कौम का ज़ाया हो रहा है कि एक शख्स को आप कन्विक्शन दिलवाते हैं और उसके बाद उसको आप परसू ही नहीं करना चाहते। अगर वो गलत था तो फिर आप माफ़ी मांगें कि हमने ये इस शख्स के साथ भी गलत किया, हमने इस कौम का पैसा ज़ाया किया, बिल्कुल ये साफ शफाफ थे, हम झूठे थे, हमने जानबूझकर किया, और ये हमने करप्शन के तहत ये किया, करप्ट हम थे, हमारे ऊपर प्रेशर था, दबाव था, हमने जालसाजी की, 2 नंबरी से इसको सजा दिलवाई। और अगर सजा सही थी तो फिर केस तो लड़े कम से कम। देखें ना, नैब का जो इदारा है इसको इसलिए बनाया गया था, इंटेंशन पता नहीं क्या थी, लेकिन हमारी जहन में तो यही था कि मुल्क में करप्शन खत्म हुई। लेकिन इस इदारे की वजह से करप्शन भी बढ़ी है, और करप्शन में जो इल्जाम जिन लोगों पे लगाए जाते हैं उनसे रिकवरी भी कोई नहीं होती है। मासवाए उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सरकारी मुलाजिम छोटे बड़े हैं या कोई बिजनेसमैन है, उनके अलावा किसी पॉलिटिशियंस को सजा नहीं हुई। लेकिन उसकी मेन वजह ये भी है कि जो गवर्नमेंट आती है नैब को अपने अपोनेंट के लिए इस्तेमाल करती है और उन्हें विक्टिमाइज करती है। या तो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, अगर केस बनाया है तो उसे कम से कम साबित भी होना चाहिए, और अगर साबित नहीं होता तो नैब सिर्फ उस वक्त तक उन मुलजमान के खिलाफ काम करती है जब तक वो गवर्नमेंट होती है। जब गवर्नमेंट नहीं होती तो नैब को भी पता होता है इस केस में कुछ नहीं है, हमने सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये सिस्टम चलता रहा है, और अदालतों का भी यही रोल रहा है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके केसेस फारुग हो जाते हैं, और जो अपोजिशन में होता है उसके लटकते रहते हैं। ये हमारी पुरानी हिस्ट्री है, ये अब की बात नहीं है। लेकिन उसकी वजह मेन यही है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है, नैब के इदारे ने कुछ यानी कि ऐसी खिदमत नहीं दी जिससे मुल्क को फायदा हो, बल्कि नुकसान ही हुआ है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में मनी ज्यादा खर्च हुई है और पब्लिक एक्सचेकर पे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा हाफिज साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं सारा केस चल रहा है, और अब ज़ाहिर रिलीफ पर रिलीफ है, जब केस नैब ही नहीं परसू करना चाहता तो बाकी जजेस क्या करेंगे, वो तो हमें नज़र आ रहा है। एक रस्मी सी कार्रवाई चल रही है कि चलें जुमेरात तक फिर उनको मजीद ज़मानत मिलती जाती है, बाकी तो केसेस ख़त्म होने लग गए हैं। जिस तरह हमने देखा इसहाक डार सब तो खैर बरी हो गए। तो सर ये जो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनता है, उसके बाद वो GIT बनती है, वहाँ सज़ा होती है, सारा दिन हम ट्रांसमिशंस करते रहे, और ये कोई ज़्यादा अरसे पहले नहीं है, चंद हफ्ते पहले तक तो मियां नवाज शरीफ साहब अदालत के अगर लिहाज से कानून के देखें इश्तिहारी भी थे, मफरूर भी थे, सब कुछ था।
अभी अदालतों ने कोई रिलीफ भी नहीं दिया था और हमारे हाई कमिश्नर साहब वहां जाकर उनको समझा रहे थे कि आपने जाकर क्या बयानियां, किस तरह अच्छा बयानियां बनाए सर, आप इस तरह जाएं, मैं आप यहां पर मौजूद को प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया। तो ये जो सर फिर JIT बनी थी, उसमें हसास इदारों के भी लोग थे, उसके बाद नैब का भी केस चलता रहा, तो ये हमने क्या वक्त ज़ाया किया सर सारा? सुप्रीम कोर्ट ने, JIT ने, कौम का, नैब ने, हम सब ने, तो फिर छोड़ दें कि अगर अदालत किसी को सजा देती है और हमें फिर मुजरिम भी नहीं उसको कहना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता कल को वो हुकूमत में आ जाए और फिर हम भी शर्मिंदा हो रहे हैं उसको कहते हुए कि जी सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम करार दे दिया, नैब ने मुजरिम करार दे दिया, नैब ने सजा दे दी। साथ हम ये तय कर लेते हैं कि जी उस वक्त तक, जब तक कि इनको हुकूमत नहीं मिलती, जब तक इनकी डील नहीं हो जाती, ये तब तक सजा याफ्ता होंगे और फिर चंद साल बाद आप यकीन रखें कि जनाब आज जो जेल में है वो भी पाक साफ होकर बाहर आएंगे। देखिए उसामा भाई, इसके 3 बड़े एस्पेक्ट। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इस तरह प्राइम मिनिस्टरशिप से फारिग नहीं करना चाहिए, और वो इस मुल्क के अंदर इस सुप्रीम कोर्ट ने किया, आर्टिकल 184(3) के नीचे जाके किया है। और उसके ऊपर हमारी बार एसोसिएशन, हमारी सुप्रीम बार, हम हमेशा इस चीज़ के अंदर कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 184(3) की जुरिस्डिक्शन को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस तरह रेगुलेट नहीं करना चाहिए कि जिसके अंदर ये आए कि आप फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के आप पॉलिटिकल क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करें और इस मुल्क के 2 प्राइम मिनिस्टर्स आपने भिजवाए। अब अगली 2 चीजें आ जाती हैं, वो नैब के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो इसके अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी कोर्ट्स जो है, माजरत के साथ देखिए जजेस के पास जाता कौन है? मियां नवाज शरीफ साहब शायद गए थे उस वक्त यूसुफ ज़गिलानी के खिलाफ भी, तब वो गए थे काला कोट पहनकर, तो जाते तो खुद ही हैं और फिर खुद ही डिस्क्वालीफाई करवा करते हैं जी, फिर हमारे साथ क्या, फिर उनको भी इस तरह खत्म करवाएं, उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन इस तरह से खत्म होनी चाहिए। मैं इसीलिए उसकी तरफ आ रहा हूँ ना कि जब दूसरी तरफ मैं नैब की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा बुनियादी कहने का मकसद ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ही लूप होल्स हैं। हमारा सिस्टम गवर्नेंस का, जुडिशियल सिस्टम, हमारी प्रोसिक्यूशन, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एवं तो नहीं दुनिया के लोस्ट पे पहुंचा हुआ, एवं तो नहीं उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो माइनस की तरफ जा रही है, एवं तो नहीं है कि यहाँ के सारा साल जो है वो क्रिमिनल केसेस काम आदमी जो है वो जेल के अंदर गल सड़ रहा है और दूसरी आपके सामने एग्जांपल्स आई हुई हैं। क्या ये चीज मुनासिब है इस चीज के अंदर कि जो इस मुल्क के अंदर पिछले 3-4 दिन से हो रहा है, हम उससे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर नैब ये समझती है कि ये चीज जो थी गलत हुई थी, सारी थी, इसको अपने लेवल पे डिसाइड करते और डिसाइड करके खुद अदालत के अंदर ये जाते कि हम इन केसेस को परसू नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल बात नामुनासिब है कि एक चीजें जो है वो अदालत ने सजा दी हुई है, हाई कोर्ट के अंदर अपील स्टेज पे है और नैब का प्रोसिक्यूटर जो है वो इन बुलाए मेहमान की तरह वहां पे पेश हो जाता है और वहां पे जाके ये कहता है कि जी मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप किसी भी पाकिस्तान के लॉयर से पूछे, कभी भी पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो इस तरह बिहेव ही नहीं करती, चाहे आपका माइनर किस्म का ऑफेंस है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको लॉ के अंदर इंटरनली चीजें दी गई हैं। उसके पास 492 CRPC है, 493 है, 494 है, अपनी एक्सरसाइज करे। और इसी तरह आज जो है वो जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी तरफ इशारा भी किया है कि हमारा टाइम भी न जाया करें, इस मुल्क का भी न जाया करें, आप जाके बैठे, अगर आपने इस केस को चलाना है तो प्रॉपर तरीके से आके चलाएं, अगर आपने इसको नहीं चलाना तो मेहरबानी करें इसके ऊपर आके आप एक स्टैंड लें, ताकि ये है कि हमारे लिए भी एम्बैरसमेंट हो रही है इस सिस्टम के लिए। कोर्ट्स जो है वो भी आगे एक शख्स आके कहता है कि हमें कोई एतराज ही नहीं है और जो है जो इसके साथ समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो उसका मुदावा जो है हमारे कोर्ट्स के शोल्डर नहीं आने चाहिए, हमारा सिस्टम नहीं आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें गलत थी और उनको आपने अब स्टेज पे पहुंच गए, इसको रेक्टिफाई होना चाहिए, तो इसका नैब का इंटरनल चेयरमैन लेवल पे, प्रोसिक्यूटर लेवल पे ये बैठे और अगली तो 26 को इसकी हेयरिंग आई है, एक क्लियर स्टेटस के इसके अंदर आए, ताकि सोसाइटी के अंदर एक मैसेज ये जाए कि इस मुल्क के अंदर लीगल कॉनाइवेंस प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, ये लीगल कॉनाइवेंस प्रोसीडिंग्स होनी नहीं चाहिए। ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और पहलू हारून रशीद साहब कि हम देख रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है तमाम खवातीन जो सियासत में हैं, लेकिन कुछ को अभी हाल ही में इश्तिहारी भी कहा गया जी मतलूब हैं अदालत को, लेकिन वो जाकर जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात कर लें, IPP में शामिल हो जाएं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ये हमने ये भी देखा कि हत्ता कि TV में आकर आप किसी एंकर के साथ बैठ कर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो उसी लम्हे आपकी वो सारे केसेज ना आप मतलूब हैं, ना आपको पुलिस गिरफ्तार करने आएगी, वरना घरों में चली जाती है, घरों में छापे पड़ जाते हैं। रात गए लेकिन नजर आ रहा है कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने आ रहे हैं, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, उसके बाद कोई केस भी नहीं चलता। ये भी एक पहलू अजीब सा हमें नजर आ रहा है। तो हमने कोई पुलिस, कानून, अदालत की ज़रूरत नहीं है,
न नैब की ज़रूरत है, ज़रूरत किसी और चीज़ की है, तो फिर क्या इन इदारों को बंद कर दिया जाए? ये सिर्फ किसी को सीधी रास्ते पर लाने के लिए, दबाव डालने के लिए होते हैं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए हैं सब इदारे? लगता है ऐसे ही है, इसलिए कि जो प्रोसिक्यूशन का फॉल्ट है या अदारों का फॉल्ट है, उसी की वजह से जिसको चाहे वो कर दें, जिसको चाहे वो अरेस्ट कर लें, जिसको चाहे वो वारंट निकाल दें, छोड़ दें। तो इसी तरह होता भी रहा है, प्रीवियसली भी इसी तरह होता रहा है, अब भी अगर होता है। तो जो अदारे हैं उनको अपना फंक्शन करना चाहिए। अगर कोई केस में कोई एक्यूज है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या वो बरी होगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी। जी ठीक, मेरा ख्याल है राब्ता मुनक़ता हुआ है। जी आमिर ज़िया साहब, सर यही सवाल, और साथ खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जी नैब को बंद ही कर दिया जाए, फिर इदारों को बंद कर दिया जाए। शाहिद खाका नबासी भी शिकवा कर रहे हैं, तो सर फिर ये इदारे बंद कर देते हैं, क्योंकि ये तो वही जो मकड़ी का जाला है कि वो कमज़ोर इसमें फंस जाता है, ताकतवर गुजर जाता है। तो इनके सर कोई आइन में हम चेंज नहीं कर सकते ताकि हमारा मजाक ना उड़े कि इस खास हद से ज़्यादा जो शख्स ताकतवर होगा, मालदार होगा या एक पोलिटिकल स्टैंडिंग होगी इस मुल्क में, उसके लिए कोई और पैमाने हैं, या वो बाहर किसी मुल्क से जाकर 2-4 मुल्क घूम कर उनसे स्टैंप लगवा कर आ जाए। तो जिसको आप सिम्फनी कह रहे हैं कि उस पर सारे धुन बना रहे होते हैं, मैं तो उसको एक नाच कह रहा हूँ माज़रत के साथ, कि नाचते हैं फिर यहाँ पर हम सब तमाम इदारे भी उस शख्स के एक इशारे अबरू पर। चलिए, वो आपने अच्छा किया कि एक लेवल बढ़ा दिया, नाच कहने लगे, तो मैं कहूँगा भी भंगड़ा भी आप कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन जो अवाम में पैगाम जा रहा है ना बदकिस्मती से, वो ये है कि हमारा निज़ाम जो है वो बदउनवान दोस्त है, वो बदउनवानी को कंडोन कर देता है, माफ़ कर देता है, और हमारे निज़ाम में इस बात की अहलियत नहीं है कि वो बड़े लोगों के ख़िलाफ़ कोई करप्शन के, बदउनवानी के केसेस हों तो उनको क्लोजर की तरफ लेके जाए। अब वो क्यों ये पैगाम जा रहा है? हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बेगुनाह हों, तो जो आपने सवाल उठाया था कि जनाब फिर केसेस बने क्यों उनके ऊपर, तो वो भी इस निज़ाम का एक वो था, बहुत बड़ा झोल था। और अगर वो केसेस दुरुस्त थे और आज मतलब है कि उनको रिलीफ इस तरह से मिल रहा है, तब भी ये बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक नैब के किरदार का आता है ना, देखिए उसकी 2 सतह है नैब के ऊपर। एक पहली सतह तो मैं ये कहूँगा कि जी नैब जैसे इदारे की ज़रूरत है पाकिस्तान को, इसलिए ज़रूरत है कि एक ऐसा इदारा हो कि जो इम्पार्शल हो, गैर जानिबदार हो, ऑटोनोमस हो, खुद मुख्तार हो, ताकि वो उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी कर सके जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं। वो काम FIA नहीं कर सकती, एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि वो इन वज़रा के जो होते हैं जवाबदेह होते हैं, उनको सलूट कर रहे होते हैं। तो नैब को बनाया इस तस्वुर के तहत किया था, जो जिसकी स्पिरिट थी। अब वो बदकिस्मती से उस स्पिरिट पे पूरा नहीं उतर रहा, और आप देख रहे हैं कि जो कुछ नैब के प्रोसिक्यूटर्स का रवैया रहा है वो बहुत ज़्यादा काबिल तनकीद है। और उसके ऊपर आप देखें कि वो जो लोग जो उसको डिफेंड भी किया करते थे कि जनाब नैब की ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि इस मुल्क में बदनवानी तो है। अगर कोई ये कहे कि जिस मुल्क में बदनवानी नहीं हुई, यहाँ पे चोरी नहीं हुई, हमारे इदारे तबाह नहीं किए गए, तो वो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो यहाँ तो कोई भी जो कहते हैं ना जी शऊर शख्स है उसामा साहब, वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि मुल्क में हमारे जो हुक्मरान माजी में आए थे वो ईमानदार थे। जी आमिर ज़िया साहब, हम यहीं से गुफ्तगू करेंगे सर, प्लीज़ आप मेरे साथ रहिएगा। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हारून रशीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ब्रेक है, न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की। बेरोज़गारी इंतहा को पहुँच रही है, गैस की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं, क्या बनेगा आम आदमी का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा मनसूबा नाकाम हो गया। ब्रेक के बाद अब पता चला। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने वाले रिलीफ की, जिसमें धड़ाधड़ हम तेज़ी देख रहे हैं, और जिस तरह से नज़र आ रहा है कि ऐसे लग रहा है कि अब तैयारी इलेक्शंस की है कम से कम नून लीग की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर एतराज़ात भी उठाने पड़ रहे हैं। अभी हाल ही में उनके इत्तेहादी भी रही मुस्लिम लीग नून, लेकिन फिर भी आमिर ज़िया साहब, अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, इस पर तज्जिया कर रहे हैं। DW ने भी इस पर बात की, उस पर ये पूरा एक रिपोर्ट उन्होंने शाया की कि ऐसे लग रहा है कि जैसे एक इलेक्शन से पहले एक ख़ास पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है हर तरफ से, और इसके असरात होंगे लोगों के जहनों में, कि लोगों को बताया जा रहा है कि भाई यही पार्टी, आप इस तरफ आएँ। शायद सर हमारा ये माजी है कि वो होता ना कि जी हवा किस तरफ की है तो उस तरफ लोगों ने जाना है, जिसका मैं अर्ज़ भी कर रहा था कि अब इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई केस है, वो इश्तिहारी है या मफरूर है, उसके ऊपर कोई मुकदमा है, नैब का हो, कुछ भी, आप वहाँ चले जाएं, उसके बाद वो सब सेट हो जाता है।
तो वो नज़र आ रहा है कि जैसे IPP है उसको कहा जाएगा आप नून लीग के साथ चले जाएं, बाप पार्टी है वो भी शायद नून लीग की तरफ, और पीपल्स पार्टी आज तो कह रही है कि नहीं जनाब हम अब यही दोबारा निज़ाम वही उस तरह का होने जा रहा है, हम इनके साथ नहीं चलेंगे। खुर्शीद शाह साहब का बयान है। मगर पीपल्स पार्टी या बिलाप जरदारी साहब वो तो ये कहते रहेगा जी हम तो अब जन्नत में भी मियां नवाज शरीफ के साथ नहीं जाएंगे, अल्लाह ताला भी हमें माफ़ नहीं करेंगे, अब साथ दिया उसके बाद भी साथ दिया। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जनाब मरदमशुमारी नहीं वज़ीर आला सिंध ने कहा था, फिर वो उस पर भी आ गए थे। तो ये तो वक्त की बात है। तो क्या अब भी हमारा वही निज़ाम है कि बता दिया जाए, दिखा दिया जाए कि भाई ये है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, यही ख़ानदान है, 10 साल से ज़्यादा ये रह चुके हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट में, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा किसी ख़ानदान को अगर हुकूमत मिली है या वाहिद ख़ानदान कह लें, या ये हैं या पीपल्स पार्टी, तो उसमें पीपल्स पार्टी से भी आगे हैं। तो फिर उनका दौर आने वाला है। तो ये हमारे लिए मुल्क के लिए कैसा है, आवाम के लिए क्या है कि जाना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं उनके पास? अच्छा, बड़ा बुनियादी सवाल है ये, और ये सवाल जो है ये सिर्फ अफराद या ख़ानदानों तक नहीं है। ये पहला इसका जो मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़ा फैक्टर है वो हमारा निज़ाम है, और उसमें हम लोगों को ये गलतफहमी है जो कुछ शहर में लोग रहते हैं, कराची में, लाहौर और इस्लामाबाद में, वो समझते हैं कि हमारी जमहूरियत कुछ जो है मिलती जुलती वेस्टमिनिस्टर से, अमेरिका की जमहूरियत से, कि जहाँ पर वाकई जो है जो लिबरल डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं ना, उसके हम तमाम पैरामीटर्स पे पूरे उतरते हैं। हम ये भूल जाते हैं उसमें उसामा साहब कि हमारे जो जमहूरी इदारे हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, और हमारी जमहूरियत जो है वो नाबालिग है। और क्योंकि नाबालिग है और उसके अंदर आपको जागीरदारी भी नज़र आती है, ट्राइबलिज्म भी नज़र आता है, और क्योंकि सिविलियन इदारे कमज़ोर हैं तो आसानी के साथ मैनिपुलेट भी होते हैं, और सिर्फ मैनिपुलेट नहीं होते, क्योंकि कमज़ोर हैं तो उसके अंदर फिर वो सही फैसला करने की उनके पास इस्तात नहीं होती है। तो ये तो वो फैक्टर है कि जिसकी वजह से हम हर कुछ अरसे के बाद एक तमाशा देखते हैं कि जिसमें कभी उसामा साहब जो हैं वो फेवरेट होते हैं, पसंदीदा होते हैं, और कभी कोई और शख्स होता है या कोई और सियासी ख़ानदान या सियासी जमात होती है। तो ये आप देखिए परपेचुअल है हमारे यहाँ, और मुसलसल ये चीज़ें जो होती है कि हम दायरे में घूम रहे हैं। और जो एक दिलचस्प बात है कि हम लोग गलतियाँ भी नहीं करने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी कि अमूमन ये होता है ना कि जब आप इर्तिका के अमल में जाते हैं तो आप एक गलती करते हैं, आप उस गलती से सीखते हैं, और फिर आप ये तहिया करते हैं कि जी अब हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, हम इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई नई गलती करेंगे। तो नई गलती करके लोगों ने देखा तो चला, उसका मतलब है लोग कहते हैं जी वो तजर्बा जो था PTI का और इमरान खान का वो इतना कामयाब नहीं हुआ, तो उसके बाद कोई और नई गलती होनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि हम लोगों ने फैसला किया, हमारे अरबाब इख्तियार ने फैसला किया कि चलें पुरानी गलती के ऊपर चलते हैं। क्योंकि मैं गलती यूँ कह रहा हूँ इस चीज़ को कि हो सकता है कि नून लीग के दोस्तों का दिल दुखाना मकसूद नहीं है, कि बताया यही जाता था, कहा यही जाता था कि जनाब बहुत मतलब है कि बहुत बदनवानी होती है और पाकिस्तान के जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है उनको नुकसान पहुंचाया गया। वो तमाम चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड पर है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की ना। तो ये चीज़ हो रही है। तो अब वाकई जो सिस्टम है, जैसा कि आपने फरमाया और उससे पहले मैंने ये अर्ज़ किया था कि जी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बज रहा है, आपके बकौल नाच हो रहा है कि जनाब वो तमाम का तमाम एक ही सिम्त में है। और अब इस बात का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा कि कम अज़ कम पहले ये होता था कि बड़ा एक हिडन तरीके से कुछ कोशिश की जाती थी, कोई पर्दा पड़ा रहे कि ये चीज़ें हो जाएं, और उसमें कम अज़ कम एक तासुर अवाम में ये जाए कि जनाब जो सिस्टम है वो न्यूट्रल है, वो गैर जानिबदार है। अब जैसे निगरान हुकूमत, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो गैर जानिबदार नहीं है, ये चीज़ जो है उसका असर क्या पड़ेगा वो ये होगा कि हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज है वो पहले ही बहुत ज़्यादा पोलराइज है, बहुत ज़्यादा तकसीम हुआ है, उसमें तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसमें पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और ये रियासत अपने तज़ादात को हल करने के बजाय उन तज़ादात को हम लोगों ने बरकरार रखा हुआ है। अच्छा, तो यकीनन उसका जो असर है वो अच्छा नहीं होगा। अभी तो लगता है कि इससे निकलेंगे कैसे, अभी इतनी डोर उलझ गई है जी कि लोग ये तवक्को करते हैं ना कि भाई हमें खेलने को चांद सितारे नहीं चाहिए, हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए, ऐसे नुमाइंदे चाहिए कि जिनके किरदार पे शक शुबा ना हो, जिनके बारे में लोग इतना ज़्यादा या तो लोग बहुत मोहब्बत करते हैं या बहुत ज़्यादा उनसे उनको उनके खिलाफ हैं। मैं नफरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनके बहुत खिलाफ हैं, उन पर तनकीद करते हैं। बिल्कुल सही। तो कहीं हमारी समाज में और हमारी सियासत में म्याना रवि आना चाहिए, एक उसके अंदर इत्तेदाल आना चाहिए। जी। वो इत्तेदाल कैसे आएगा? उसका तरीका यही होता है कि जो मुतनाज़ा किरदार है उनको आप पीछे कर दें, उनको आप उनका एहतसाब करें, लेकिन मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जैसे कि लग रहा है किसी से भी आप बात करें ना कि पूरा निज़ाम लग रहा है कि इस चीज़ के लिए कि जी जो मियाँ साहब हैं और उनका जो ख़ानदान है और उनकी जो जमात है, मैं ख़ानदान पे यूँ जोर दे रहा हूँ कि उनकी जो किचन कैबिनेट होती है वो अपने रिश्तेदारों पे ही बनी हुई होती है ना, कि भाई होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, होंगे, भांजा होगा, जो बिल्कुल करीब के लोग हैं। उसके बाद फिर जो उनके और न्याजमंद हैं, जो उनके ऊपर
बिल्कुल बैठ करके चलते हैं, वो सियासी कारकुन की तरह नहीं चलते, सवाल नहीं करते उनसे, वो बस आंखें बंद करके चलते हैं। तो वो उसको लाया जाएगा, उसमें जाहिर है कि जिन लोगों को इग्नोर किया जाएगा, जिनको ख्वाहिश थी कि जी हम पे हाथ रखा जाए, वो नाराज़ होंगे, लेकिन उससे हमारी जो जमहूरियत है वो मुस्तहकम नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जमहूरियत छोड़ें, हमारा हुकूमत और निज़ाम को अवाम दोस्त होना चाहिए, ठीक है ना। लिबरल डेमोक्रेसी की बहस अलग है, गालिबन अभी पाकिस्तान इर्तिका की उस मंजिल पे नहीं पहुंचा। कम से कम अवाम दोस्त हुकूमत हो और उसके अंदर इस बात का वो हो कि जी एग्लिटेरियन हो, जिसमें तमाम लोगों के आगे बढ़ने की जगह हो। अच्छा, तो वो जगह मुझे बंद होती हुई नजर आ रही है। और अवाम दोस्ती जो होती है वो तो खैर बहुत दूर की बात है, तो वो बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो कि इस मुल्क के लिए और रियासत के लिए खाकम बदैन अच्छा नहीं है। आमिर रज़ा साहब, आपने अवाम की चूँकि बात की, तो अब उनके लिए तो खबरें ये हैं कि जी 56 लाख लोग बेरोज़गार हो गए, गैस तकरीबन 200% महंगी होने जा रही है, और बैरूनी कर्जे हमारे 110 जी सर 110 से 124 अरब डॉलर हो गए हैं। तो महंगाई, बेरोज़गारी ये बढ़ती चली जा रही है, बेरोज़गारी भी, महंगाई भी। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ऐसे लगता है कि जितना भी हमारा सारा निज़ाम है, चाहे इस वक्त हमें वफाकी हुकूमत हो, चाहे निगरान वज़ीर आज़म है, उनसे भी हाल ही में सहाफ़ियों ने जो सवाल किए, तो उसमें भी वो ये बात करते नज़र आए कि जी नहीं, कोई ख़ास नहीं, ये नादरा का उनके पास जाना, मियां नवाज शरीफ के पास जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आमिर रज़ा साहब, आपने आम आदमी की बात की, अवाम की बात की, उसकी तो मुश्किलात बढ़ रही हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इस वक्त ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब इज़ द स्टेट, ही इज़ द स्टेट, क्योंकि वो प्रोटोकॉल जो हम देख रहे हैं उनके लिए वो तो शायद निगरान वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है, सदर पाकिस्तान के पास भी इस तरह नहीं है, जितनी गाड़ियाँ आगे पीछे उनके भी चल रही हैं हम देख रहे हैं। तो ये आम आदमी की तरफ कोई तवज्जो है, या इस वक्त सब इदारों की तवज्जो इसी तरफ है? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं, मैं इदारों के नाम लेता चला जाता हूँ, पुलिस है, वजारत खारजा है, FIA, नैब, FBR, कमिश्नरी निज़ाम हमारा, ब्यूरोक्रेसी जिसको आमतौर पर कहते हैं। यहाँ तो घरों में लोगों को रहने की इजाज़त नहीं मिल रही, पुलिस वहाँ तक पहुँच जाती है कि जी छापा मारना है, लेकिन वहाँ फ़ज़ा में आपने जहाज़ उड़ाने, फूलों की पत्तियाँ फेंकनी है, तो उसके लिए इजाज़त मिल सकती है। किसी और पार्टी को मीनार पाकिस्तान के करीब भी नहीं जा सकते वो, लेकिन इनके लिए सब इजाज़त है। और तमाम जो इदारे हैं, सफाई का महकमा वो घर के बाहर सफाई भी शुरू कर देता है। तो ये आम आदमी के असर, इस पर कोई फ़र्क पड़ता है इससे कि फ़ोकस किधर है हमारी रियासत का? अगर वो इधर हो तो शायद बेहतरी आ जाए। मसलन इसाक डार साहब हैं, अगर उन्होंने आना है तो आज उनको बता दें कि जनाब आप हैं, रोड मैप दे दें किस तरह से हमने बेहतरी लानी है। चूँकि मियाँ साहब के पास तो वही एक जादूगर हैं जिन्होंने बेहतरी करनी है, 16 महीने नहीं कर सके, अब शायद कुछ और प्लान ले आएँ। आपको लगता है कि इससे फ़र्क पड़ता है कि एक इदारे साथ हैं, पब्लिक साथ ना भी हो, अवाम साथ ना हो? ये तो पता लगेगा इलेक्शन में, लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है कि इदारे तो पूरी तरह साथ हैं, अवाम का मसला है, वरना इलेक्शन हो जाते। तो अगर किसी गवर्नमेंट के साथ लोग नहीं हैं, पॉपुलर वो नहीं है उस तरह गवर्नमेंट, तो क्या वो ये मसाइल हल कर सकेगी? ये आपने 2-3 पहलू उठाए, 2-3 आपके सवालात हैं। सवालात तो खैर नुकात तो बहुत ज़्यादा हैं आपके सवाल के अंदर। एक तो ये कि हमारा निज़ाम जो है वो अशराफिया के लिए तो बहुत मेहरबान है, उनके लिए तो आउट ऑफ द वे जाता है, नादरा वहाँ पहुँच जाती है, बेहतरीन इलाज की सहूलत, बेहतरीन नादरा। और आम आदमी जो है वो नादरा के दफ्तर के आगे लंबी कतार में, मैं कराची में रोज़ देखता हूँ और दीगर शहरों में भी हालत होगी, वहाँ पर ज़लील ख्वार होता है, उसको धक्के लग रहे होते हैं, ठीक है ना। उसमें बुज़ुर्ग का ख्याल नहीं रखा जाता। हाँ, अगर पैसे होंगे आपके पास, आप ज़्यादा पैसे देंगे तो आपका फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है नादरा जो है आपका ट्रेन करेगा। लेकिन अगर आप आम आदमी हैं, आप कतार में खड़े, तो अंदर जाने के लिए आपको कतार में खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप अंदर की कतार में लगेंगे। और वो जलती दोपहर हो, बारिश हो रही हो, सर्दी हो रही हो, तो आम आदमी तो बेचारा सड़क पे खड़ा हुआ है। और ये चीज़ सिर्फ नादरा की बात नहीं है कि नादरा की बात करें, आप किसी भी महकमे का, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि पुलिस का महकमा, लोग, आम आदमी, शरीफ आदमी जाते हुए डरता है, ठीक है ना। अदालत में आप जाके देख लें, सिटी कोर्ट कराची में, लाहौर में, कहीं पे भी देखें कि लोग किस तरह ख्वार हो रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं। अस्पतालों में सरकारी देखें कि क्या उनके साथ सलूक होता है। सरकारी स्कूलों में देख लें कि बच्चे जो हैं वो टाट पे बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, उनका ब्लैक बोर्ड वाइट बन गया है और पता नहीं क्या पूरी सूरत हाल है। तो आवाम तो मेरे ख्याल में सिस्टम में तरजीह नहीं है, और क्योंकि वो तरजीह नहीं है तो इसीलिए आप देखें कि हमारी हर तरह की एक जो इनेतात है वो आपको नज़र आ रहा है। हमारी अखलाकी इनेतात है, हमारा सियासी इनेतात है, हमारे इदारों का इनेतात है। PIA जैसा इदारा जो कभी चला करता था, जिसको जहाज़ उड़ाने में दिक्कत हो रही है, स्टील मिल बंद हो चुका है आपका, तो कोई खबर, अच्छी खबर नहीं आ रही। हत्ता कि खेलों में हॉकी हमारे हाथ से गई, स्क्वॉश हमारे हाथ से गया। पहले हम थोड़ा बहुत भाग दौड़ भी लिया करते थे, अब तो देखें ना कि क्रिकेट भी
उसमें भी मतलब है कि आप किस तरह से खेल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है। तो ये इनेताद की वजह जो है वो हमेशा सोर्स जो होती है ना, लोगों में इत्मीनान कहाँ से आता है? इत्मीनान आता है कि जनाब जब आपको लगता है कि जी आपकी लीडरशिप ऐसी है, मुल्क एक सही रास्ते पे जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी हो गई है, वो हर सेक्टर में आपको रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। और उसका जो बुनियाद है वो हमारी हुक्मरान अशराफिया की बदउनवानी है और लोगों का उस पर अदम इत्मीनान है। अब मैं अवाम उसकी अशखास की, ख़ानदान की नहीं बात कर रहा, हमारी पूरी हुक्मरान अशराफिया इस तरह की है। उसको जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, जिस जागीरदार को जहाँ मौका मिल रहा है, जिस कबायली सरदार को जहाँ मौका मिल रहा है, जिस सियासतदान को जहाँ मौका मिल रहा है, जिस ब्यूरोक्रेट को जहाँ मौका मिल रहा है, वो अवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं। और ये इतनी ख़तरनाक बात है कि उसमें एक बेगानगी, इंडिफरेंस बढ़ रहा है अवाम के दरमियान, वो जो गवर्न हो रहे हैं और जो गवर्न कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों में शदीद गुस्सा भी आ रहा है, उनमें बेचैनी भी है, मायूसी भी है, और उसके बहुत सारे ज़ाहिर के नेगेटिव फॉल आउट है। उसी में फिर आपने जैसा कि फरमाया कि जनाब इस वक्त जो है तमाम मेहरबानी जो है वो फिर से माशाल्लाह शरीफ ख़ानदान पर, और ये ख़ानदान जो है इसने मतलब है आप देखें कि ज़िया-उल-हक साहब के दौर से लेकर आज तक कई मरतबा निज़ाम से लड़ा भी, लेकिन इसमें इतनी ताकत रही, इसमें इतनी इसकी इंट्रेंच्ड है ये कि उस निज़ाम से एक तो अपने लिए फ़रार की राह निकाल लेता है जो कोई और सियासतदान नहीं कर सका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं कर सके, बेनज़ीर नहीं कर सकी, इमरान खान नहीं कर सका, ठीक है ना। तो और फिर ये अपने लिए वापसी की राह भी निकाल लेता है। तो दोनों स्टेजेस में कामयाब होता है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है, कौन सी गीदड़ सिंगी है और फिर ये क्या। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये आकर मतलब है जो माजी में इन्होंने किया है, जिसको ये कहते हैं कि जी हमारी कामयाबियां हैं, तो उस हर चीज़ जो है डिबेटेबल है, उसको चैलेंज किया जा सकता है और उस पर मजीद मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव तरीके से बात होनी चाहिए। आमिर साहब, अगर सारे इदारे जिस तरह हम कह रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए ही, कि इलेक्शन कमीशन भी है, हम सबका देख रहे हैं रुख अब इस तरफ है, टू बी ऑनेस्ट, तो क्या स्टेबिलिटी के लिए सोच होती है कि अच्छा एक जमात है, चलें इसको सपोर्ट करते हैं ताकि एक स्टेबिलिटी आ सके, इसको हम वक्त देते हैं, लोगों की राय इतनी आम नहीं है उसमें, तो क्या ऐसी जमात मुल्क में स्टेबिलिटी ला सकेगी? ये जो माशी मसाइल हैं इनका हल हो सकेगा आपकी नज़र में? जो एक आम आदमी के लिए मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, उसके सेहत के मसाइल हैं, तालीम का मसला है, तो शायद ये कोशिश हो सबकी कि जनाब एक है, चलें छोड़ दें बाकियों को, एक को सपोर्ट करें ताकि वो आएँ, सारे मिल के इदारे भी उसके साथ होंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और मुल्क के मसाइल हल कर लेंगे। देखिए, एक तो हो सकता है कि नीयत आपकी बहुत नेक हो और बहुत आपने जैसे फरमाया, और यही नेक नीयत ही होगी, हम बिल्कुल इस पर हमारा यकीन है। लेकिन अगर आप वो कहते हैं ना ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड, वो रास्ता बार बार अपनाएंगे तो नतीजा वही निकलेगा। अगर आप उसी तरह का मतलब है तजर्बा दोबारा करेंगे जिसने पहले मनफी नतीजा दिया, तो आपको एक अलग नतीजे की तवक्को नहीं होनी चाहिए। बात ये होती है कि आप या तो इस बात का फैसला कर लें कि जी ये मुल्क जो है, ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसकी राह पे चलेगा, उसमें इंतखाबात होंगे जिस हद तक फेयर फ्री हो सकते हों और लोग जो है अपनी मर्ज़ी से मुंतखब कर लें, या फिर आप सिस्टम में रेडिकल चेंज लेकर आएँ, निज़ाम में पूरे सिस्टम को रीसेट करें। और रीसेट करने का मकसद ये होगा कि आप कहेंगे जी हम इस तरह की रिफॉर्म करेंगे कि जिसमें 172 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होंगी सीपी के पास, बल्कि 2 पार्टीज़ होंगी, 3 पार्टीज़ होंगी, 1 पार्टी होगी, ठीक है ना। तो आप या तो कोई नया निज़ाम वज़ा कर लें। ये जब हम लोग हर निज़ाम के साथ मतलब है कि नाम कोई और होता है, तख्ती कोई और होती है और उसमें मशरूब कोई और होता है, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। अच्छा आमिर साहब, वक्त कम है, एक और खबर भी हमें चूँकि शामिल करनी है, मगर इस पर एक और सवाल ये आपसे सर कि ये बात भी कही गई कुछ सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से कि मियाँ साहब जो कई मुल्कों में जा रहे हैं वहाँ से वो एक पैकेज लेकर आएंगे और फिर वो डॉलर्स पाकिस्तान में लेकर आएंगे, और इस वजह से हम यानी देख रहे हैं उनकी सपोर्ट है की जा रही है कि जी ये हमें इस मुश्किल से निकालेंगे, और मियाँ साहब आएंगे तो फार्म मुल्क भी कह रहा है तब हम आपको कर्ज देंगे, फलां भी कह रहा है आपको तब हम कर्ज देंगे, तब इन्वेस्ट करेंगे। क्या आपको ऐसा होता नज़र आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि चले हम इस मफरूज़े को तस्लीम कर लेते हैं कि जनाब मियाँ साहब आएंगे तो उसके बाद कर्ज़े इमदाद के कहते हैं ना बोरियाँ खुल जाएंगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन आपने ये सुना होगा ना मिसाल के देयर इज़ नो फ्री लंच। कोई अगर आपकी मदद करेगा तो क्यों करेगा, वो यकीनन उसकी कोई कीमत भी वसूल करेगा, उसके बदले कुछ शराइत भी मनवाएगा। वो क्या शराइत होंगी, वो क्या कीमत होगी? अमेरिका बहादुर और उसके जो इदारे हैं जो उसके इन्फ्लुएंस में हैं, जो कहते हैं ना मल्टी नेशनल जो लेंडर्स हैं, वो अगर करेंगे आपकी मदद और मगरिब के इशारे पे करेंगे तो मगरिब उसकी क्या कीमत देगा? मशरिक़ वस्ता के ममालिक करेंगे तो उसकी क्या कीमत लेंगे? मियाँ साहब ने इशारा दिया कि जी एक मतलब है पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए,
उससे कुछ मुझे लग ये रहा था कि वो कह रहे थे हमने ख़राब किए, इनके पाकिस्तान जिम्मेदार है पड़ोसियों से, खुसूसन भारत से अपने हालात ख़राब करने का। हम भूल जाते कि भारत क्या करता है, तो हम एक तो जिम्मेदारी ले लेते, तो आप उसके बदले आपको मिलेगा क्या। तो मुझे उसमें हमें सोचना चाहिए बतौर पाकिस्तानी कि क्या होगा। एक बड़े अरसे से साजिश हो रही है पाकिस्तान को एक प्लाइंट स्टेट बनाने की, और ये कि जी भारत का हेजेमनी इस इलाके में कायम हो, उस पूरे रीजन में कायम हो। मुझे नहीं पता, खुदा करे कि ऐसा ना हो, लेकिन ये कोशिशें जारी हैं। और बैन अल-अक़वामी सतह पे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो ये कोशिशें कर रहा है, जो मगरिब लेड वर्ल्ड ऑर्डर है। ठीक है, दूसरा जो है कि जी क्या फिर एक दूसरा पहलू आता है, क्या इस वक्त रीजन के और दुनिया के ऐसे हालात हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान इतनी बड़ी तरजीह हो कि आप पर पहले की तरह जो अफगान वॉर के ज़माने में या फिर वॉर ऑन टेरर के ज़माने में आपके ऊपर लोगों ने बोलियां खोल दी थी पैसों की, खुल जाएंगी। क्या हमारी वो अहमियत है, और वो हम अहमियत किस तरह हासिल करेंगे, उसकी हम क्या कीमत देंगे। तो एक तो मुझे लग रहा है कि अभी मुझे कुछ के इशारे नहीं लग रहे। देखिए ना, यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, मगरिब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, मिडल ईस्ट के अंदर एक नया खुला हुआ है, वहाँ की सब तरजीहात कुछ और है। तो मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब के लिए किस हद तक जाकर लोग जो हैं वो काम करेंगे, लेकिन करेंगे तो कीमत क्या वसूल करेंगे, उस कीमत से डरता हूँ। बजाय इसके कि हम मांगे तांगे के पैसों से मुल्क चलाएं, कोशिश करें कि हम अपनी किफायत शारी करें, बेल्ट टाइटनिंग करें, और मुल्क को अपने जो हम मतलब है कि रिफॉर्म्स लेकर आए और रिफॉर्म्स लेकर आए, रेमिटेंसेस बढ़ाएं। मेरा अंदाज़ा ये है या मुझे खौफ ये है कि इसहाक डार साहब में वो सलाहियत नहीं है। हमने उनको यानी पाकिस्तान के सबसे तवील अरसे तक वो मईशत को संभालने वाले रहे हैं, और उनसे कोई बेहतरी की मुझे तो उम्मीद नहीं है। सर, आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती कहिए कि और या अहलियान सिंध की कहें कि सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का और मिनी पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ कि उसके पाकिस्तान के सारे मिसाल ये हैं कि कराची के मसाइल हल कर दे तो पूरा पाकिस्तान ठीक, माशी हब भी हुआ है। वहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त मनसूबा शुरू हुआ सर इलेक्ट्रिक बसेस का, और ये एक साल में ही ये सारा बंद होता नज़र आ रहा है। 2 रूट्स पर बस सर्विस मुअत्तल हो गई है, एक पर चल रही है, वो भी बुरे हाल में। पता चलता है जी वो रिचार्ज करने की सहूलत ठीक नहीं है, एक रिचार्ज का जो सेंटर है वही जनाब काम नहीं कर रहा, वो ख़राब हो गया। तो ये सब पहले देखा नहीं जाता, क्या वजह होती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई मनसूबे शुरू भी करती है तो बैठ जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी का कोई मसला है या सिंध के अवाम का बेचारों की बदकिस्मती है, कराची के अवाम की बदकिस्मती है कि मनसूबा अव्वल तो होता नहीं, करते हैं तो कामयाब नहीं होता? जी आपने दुरुस्त कहा, मतलब है कि पीपल्स पार्टी का तो पुअर गवर्नेंस का एक वो है, रिकॉर्ड है, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही नहीं है। मैंने अपने सहाफ़ती कैरियर में मैं बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में गया, मैं देखा जी कंप्यूटर सेंटर पड़ा है लेकिन उजड़ा हुआ है, स्कूल बना हुआ है लेकिन टूटा हुआ है, ठीक है ना। और ये सिर्फ इस बस सर्विस के साथ नहीं हो रहा, हमने तालीम के शोबे के साथ यही किया, हमने हेल्थ के सेक्टर के साथ यही किया। जो चीज़ें अवाम की खिदमत के लिए हैं उसका कमोबेश यही हाल है, कम से कम सिंध में और बलूचिस्तान में। पंजाब में ज़रा सा आप देखते हैं कि उस चीज़ को बेहतर तरह से मैनेज कर लिया जाता है। केपी के अंदर मेरा इतना वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, लेकिन केपी के अंदर भी मेरे ख्याल में बेहतर तौर पे मैनेज किया गया है। तो हमारे यहाँ ये सिर्फ इस सर्विस के साथ नहीं हुआ कि बस सर्विस के साथ हुआ। कराची में बहुत अच्छी केटीसी, इससे पहले कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थी, क्या हो गया, उसका फट्टा बैठ गया। उसी तरह आप देखें कि मतलब है यहाँ पे सर्कुलर रेलवे चला करती थी, कहाँ गई, उजड़ गई, ख़त्म हो गई, और कब से कोशिशें हो कि उसको दोबारा रिवाइव किया जाए, वो रिवाइव नहीं हो रही। मुशर्रफ साहब के दौर में बंद हुई थी, वो मुझे याद है। तो हमारे यहाँ तो यही हुआ है कि जनाब जहाँ पे जो भी पब्लिक इंटरेस्ट का केस होता है ना, जो वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट होता है वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करता, तख्ती लगती है, उसके बाद वो उजड़ा हुआ होता है। और मैंने ऐसे सैकड़ों स्कूल, आप दर्जनों के करीब शिफा खाने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर बनाते हैं जी, दूर दराज इलाके में बना, लेकिन फिर आप मेंटेन नहीं करते। यानी इसका मतलब है सर, तो खुदा ना करे, आई होप जो मुद्दा शुरू किया जाता है उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि लोगों को एक दफ़ा दिखा दिया जाए हमने कर दिया, उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होती कि उसको आगे चल के मुसलसल तवज्जो के साथ उसको चलाया भी जाएगा। और ऐसे एक मनसूबा हमें इलेक्ट्रिक बस सर्विस का भी था। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।